हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल आप लोगों का। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर, डेट इज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अपन स्टडी करेंगे अथॉरिटी क्या होता है, पावर क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एंड फाइनली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको अपन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन के साथ। सो जनरली पावर को और अथॉरिटी को सिनोनिम समझा जाता है, यानी कि पर्यायवाची समझा जाता है, यानी पावर और अथॉरिटी को दोनों को एक ही माना जाता है, जबकि ऐसा ट्रू बिल्कुल भी नहीं है। पावर एंड अथॉरिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसा कहूँगा कि पावर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और अथॉरिटी एक उसका पार्ट ही माना जा सकता है। पावर का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी जिससे आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप दूसरों के बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हो। इस एबिलिटी को अपन पावर कहते हैं। पावर, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी के मुकाबले। अथॉरिटी जो है वो पोजीशन के कारण मिलती है, यानी कि मान लेते हैं कि मैनेजर है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि उसकी पोजीशन हायर है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पोजीशन के कारण जो आपको पावर मिलता है उसी को अपन अथॉरिटी कहते हैं। वैसे अथॉरिटी एंड पावर, इसको अपन बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा अथॉरिटी ही है और उसके बाद हमारा पावर ही स्टार्ट होगा। तो ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पावर जो है एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पावर जो है वो अलग अलग सोर्सेज से डिराइव किए जा सकते हैं। पावर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रिवॉर्ड दे सकता है उसकी बात मानने के लिए, तो ये भी एक पावर है। यदि आप किसी मैनेजर की बात नहीं मानते हो या किसी व्यक्ति की बात नहीं मानते हो और वो आपको पनिश कर सकता है, ये भी एक पावर है। आपको वो विड्रॉ देने वाला था लेकिन अब वो रिवॉर्ड देगा नहीं, यानी कि आपके रिवॉर्ड को विड्रॉ कर सकता है, तो ये भी एक पावर ही है। पावर जो है पर्सनैलिटी से भी आता है। जैसे मोदी जी से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका करिश्मा ऐसा है कि हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाता है, उसका वर्क रूटीन से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये भी किसके कारण हुआ है? पर्सनैलिटी के कारण हुआ है। तो लोगों की पर्सनैलिटी भी उनको पावर प्रोवाइड करती है। तो पर्सनैलिटी से भी पावर जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग सोर्सेस है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। अथॉरिटी में बस आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पोजीशन के कारण मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन हायर है तो आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी, और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन जो है वो लोअर है तो आपकी अथॉरिटी भी कम होगी। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी उनके पास पावर दूसरों को ऑर्डर देने का ज़्यादा रहता है। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास रहती है, एंड देन लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास रहती है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, यानी कि ज़्यादा पावर। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास थोड़ी कम है अथॉरिटी, क्योंकि उनकी पोजीशन भी डाउन है थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट्स वाई उनके पास थोड़ी कम पावर या कम अथॉरिटी। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट की टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजर के मुकाबले कम अथॉरिटी रहती है। अथॉरिटी मिलती है पोजीशन के कारण। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अब समझते हैं अपन अथॉरिटी को थोड़ा ज़्यादा विस्तार में। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? तो अथॉरिटी को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अथॉरिटी का मतलब आपके पास राइट है कि आप गाइड कर सके और डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके सबऑर्डिनेट को, उनको बता सके कि उनको एक्शंस किस प्रकार से लेना है, और ये भी मेक श्योर करें कि वो रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से दे। ये होता है कंप्लीट मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। और हम अथॉरिटी क्यों करते हैं? अथॉरिटी किसी को क्यों प्रोवाइड करते हैं? मैनेजर के पास अथॉरिटी क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अथॉरिटी का मतलब ये भी होता है कि आपके पास राइट है कि आप किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसका डिसीजन लेना भी अथॉरिटी के अंदर आता है। यानी अथॉरिटी में सबऑर्डिनेट को गाइड करना भी आता है, उनके एक्शंस किस प्रकार से होने चाहिए ये भी आता है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के कैसे रिसोर्स इस्तेमाल करने हैं उसके डिसीजन भी अथॉरिटी में आते हैं। अथॉरिटी को अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा पावर है जो
फॉर्मली आपको मिला है, पोजीशन के कारण आपको मिला है, जिससे आप दूसरों के एक्शंस को गाइड कर सकते हो। यहां दूसरे कौन है? यहां दूसरे मतलब सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अब अथॉरिटी जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है। पावर हमने देखा, और पावर ये जाना अपन कि कहाँ कहाँ से पावर अपने को मिलता है। पावर को अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अथॉरिटी जो रहता है वो पावर का एक पार्ट है। पावर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। जब अपन पावर को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आने वाले टॉपिक में, तो आपको ये बात समझ में आएगी। अथॉरिटी भी एक टाइप का पावर ही है जो हमें मिलता है हमारी पोजीशन के कारण। ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप की हमारी पोजीशन होती है उसके हिसाब से हमको क्या मिल जाती है? अथॉरिटी मिल जाती है, यानी कि वो पावर मिल जाता है जिससे हम दूसरों के एक्शंस को गाइड कर सके। तो पावर बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से मिल सकता है। यहाँ पे जो पोजीशन के कारण आपको मिल रहा है उस टाइप के पावर को अथॉरिटी कहते हैं। तो अथॉरिटी याद रखना नैरो कॉन्सेप्ट है और पावर जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी। भाई अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल इन नेचर होती है, लीगल रहती है, लेजिटिमेट रहती है। ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है सुपीरियर्स को, और उससे कम सबऑर्डिनेट को, और उससे कम उनके सब ऑर्डिनेट्स को। इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन जो है वो हाईएस्ट रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट्स वाई इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। उसके नीचे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इनके पास भी अथॉरिटी है लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट से कम। उससे नीचे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके पास भी अथॉरिटी है लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कम। सो अथॉरिटी जो रहती है वो फॉर्मल रहती है और वो पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए दी जाती है। इसी के साथ हमारा सेकेंड पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। क्या अथॉरिटी में जो पावर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं या लिमिटेड रहते हैं? जो अथॉरिटी में आपको राइट मिलता है पोजीशन की वजह से, वो पावर आपकी लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड नहीं रहती है। याद रखना, लिमिटेड रहती है। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भी पावर है लेकिन एक लिमिटेड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास और कम पावर है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास और कम पावर है। अथॉरिटी प्रोवाइड की इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 100% कंप्लीट पावर है और आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर पोजीशन की पावर जो है वो लिमिटेड है, सबका दायरा जो है वो फिक्स करके रखे हुए हैं। इस पावर को इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हर अथॉरिटी जिसको प्रोवाइड की जाती है उनको काम करना पड़ता है कंपनी के रूल्स के मुताबिक, कंपनी के रेगुलेशंस के मुताबिक, कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक एंड कंपनीज के नॉर्म्स के मुताबिक, यानी नियम कानून के तहत जो है अथॉरिटी में पावर दी जाती है। अथॉरिटी किसी भी मैनेजर को या फिर सुपीरियर को प्रोवाइड किया जाती है। अच्छा, अथॉरिटी में तो एक जन सुपीरियर होगा और एक जन सबऑर्डिनेट होगा। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कभी कंडीशन जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ही नहीं है फिर भी अथॉरिटी है? तो आंसर इज नो। अथॉरिटी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दो व्यक्ति के बीच में होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। यहाँ पे ऑर्डर सुपीरियर देगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो सुपीरियर देगा, लेकिन किसको देगा उसके लिए सबऑर्डिनेट भी तो होना ही चाहिए। तो अथॉरिटी एक ऐसा रिलेशन है जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। इसी से जुड़ा है हमारा थर्ड पॉइंट, अथॉरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जहाँ पे एक सुपीरियर है और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट है। भाई इस स्लाइड पूजा करते हो तो भगवान होने चाहिए और भक्त भी होने चाहिए, तो ही तो पूजा हो पाएगी। वैसे ही अगर अथॉरिटी में पावर को इस्तेमाल करना है तो सुपीरियर होना चाहिए जिसके पास पावर है, और सबऑर्डिनेट होना चाहिए जो उसके ऑर्डर्स को सुने और उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करे। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अथॉरिटी क्यों प्रोवाइड की जाती है। अथॉरिटी इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके।
बेसिकली अथॉरिटी में अपन क्या करते हैं, हम लोग जो है सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि सबऑर्डिनेट जो है वो काम जो है, अपना एक्शन जो है वो सही तरीके से करे, सही समय पे करे, जिसके कारण हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। दस मैं कहता हूँ कि अथॉरिटी दैट इज़ पावर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, सबऑर्डिनेट के एक्शंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सके, सही काम को सही टाइम पे करवाया जा सके, इसके लिए अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी को अपन राइट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, क्योंकि मैनेजर क्या करता है, डिसाइड करता है कि क्या सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या सही नहीं है, कैसे सबऑर्डिनेट को काम करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग लगती है, और वो कौन करता है, वो मैनेजर करता है। और मैनेजर डिसीजन मेकिंग क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि सबऑर्डिनेट को एक प्रॉपर ऑर्डर दे सके और ये बता सके सबऑर्डिनेट को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अथॉरिटी वैसे तो ऑब्जेक्टिव इन नेचर रहता है, यानी कि फुली डिफाइंड रहता है, यहाँ पे बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं रहती है, लेकिन अथॉरिटी जो रहता है हमेशा उसका एग्जिस्टेंस जो है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव इन नेचर क्या मतलब सर, इसका ये मतलब है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मैनेजर की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का मैनेजर है। आप इस प्रकार से समझें कि भाई महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भी कप्तान है इंडिया का, रह चुका है, और अभी विराट कोहली भी कैप्टन है इंडिया का। अब दोनों के पास पावर तो सेम है, अथॉरिटी सेम है, क्योंकि दोनों कैप्टन है, लेकिन उन लोग इस पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करेगा दोनों के पर्सनैलिटी पे। दस अपन ऐसा कह सकते हैं कि अथॉरिटी यानी कि पावर, ये तो फुल्ली डिफाइंड रहते हैं, ये पोजीशन के कारण मिलता है, तो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर रहता है, बट इसका एग्जिस्टेंस हमेशा सब्जेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैनेजर जिस टाइप का है वो उस टाइप से काम करवाएगा। कोई मैनेजर है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके आपसे दादागिरी से भी काम करवा सकता है, आपको चमका के, चिल्ला के, पनिशमेंट दे के भी काम करवा सकता है। वहीं दूसरे टाइप का भी मैनेजर देखा जाता है जहाँ पे मीठी बोली का इस्तेमाल करके, प्लीज बोल के, अच्छे से मन रखवा के आपका मैनेजर काम करवाते हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके, दोनों के पास पावर सेम है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग है, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव इन एग्जिस्टेंस। तो इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी होता है हमारा समाप्त। अब अपन जानते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। पावर एक अच्छा जरिया है जिससे आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवा सकते हो। पावर से आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पावर जो है एक पर्सनल फोर्स है जो लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में मदद करता है। पावर जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी जो है वो नैरोअर कॉन्सेप्ट है। अथॉरिटी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्ट ऑफ पावर ही है, जो आपको समझ में आएगा सोर्सेस ऑफ पावर में, यानी कि पावर कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, इसके अलग अलग सोर्स है, तो अपन इसको अपन पढ़ने वाले हैं। सोर्सेस ऑफ पावर को बहुत अच्छे से स्टडी किया है जॉन फ्रेंच एंड बेल्ट्रम रेवन, ये दोनों का नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो जॉन फ्रेंच एंड बेल्ट्रम रेवन ने सोर्सेस ऑफ पावर के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टडी की है और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 5 ऐसी चीज़ें जिससे पावर को आप पा सकते हो, जो सोर्सेस ऑफ पावर है। तो 5 बेसिस इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था वो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, वो उसको अपन स्टडी करते हैं। ऐसे नहीं 5 जगह जहां से पावर को आप ला सकते हो, या ऐसे 5 बेस जो आपको पावर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिवॉर्ड पावर, यानी एक अगर ऐसा पर्सन है जिसके पास एबिलिटी है कि वो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके पास ऑब्वियसली पावर है। अब ये कौन हो सकता है, ये मैनेजर हो सकता है, ये लीडर हो सकता है, या कोई भी अमीर इंसान हो सकता है। यदि वो आपको ऑर्डर देता है और आप उसके ऑर्डर को फुलफिल करते हो तो जाहिर सी बात है वो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा, और अगर आप उसके ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते हो तो वो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यदि किसी पर्सन के पास एबिलिटी है, चाहे वो जिस भी कारण से आई हो, अगर उसके पास एबिलिटी है कि वो आपको रिवॉर्ड दे सकता है तो उसके पास पावर है। सेकेंड पॉइंट है कोएर्सिव पावर। कोएर्सिव पावर का मतलब यदि किसी पर्सन के पास एबिलिटी है कि वो आपको पनिश कर सकता है तो उसके पास भी पावर है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर में उनके पास पावर रहते हैं कि आपको पनिश कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपके एक्ट अगर लीगल नहीं होंगे तो ही पनिशमेंट मिलती है,
बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस, यानी कहाँ से पावर जनरेट हो रहा है। तो यदि किसी पर्सन के पास एबिलिटी है कि आप अगर उसके ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते हो तो वो आपको पनिश कर सकता है, तो उसके पास पावर है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, अभी मैनेजर के पास पावर है, यदि आप छुट्टियां मारोगे या फिर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो आपको पनिश कर सकता है, आपकी सैलरी काट सकता है, आपको अलग अलग टाइप से सस्पेंशन प्रोवाइड कर सकता है। यदि ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, इतनी एबिलिटी उसके अंदर है, तो उसके पास पावर है। और इस टाइप के पावर को क्या बोलते हैं अपन? कोएर्सिव पावर। यानी पर्सन एक ऐसी पोजीशन में है जो आपको कंपेल कर सकता है कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, तो उसके पास पावर है। और यदि आप उसके काम या आपके ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। ये अपन बोल सकते हैं रिवॉर्ड पावर से ठीक उल्टा है। रिवॉर्ड में यदि आप किसी के ऑर्डर फॉलो करते हो तो आपको वो रिवॉर्ड दे सकता है, यहाँ पे यदि आप उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो ठीक तरीके से तो वो आपको पनिशमेंट दे सकता है। ये दोनों अलग अलग सोर्सेस है और ये दोनों ही क्या जनरेट करते हैं? पावर। नेक्स्ट पावर है एक्सपर्ट पावर। मान लेते हैं किसी पर्सन के पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, अभी टीचर के पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है तो उसके पास एक्सपर्ट पावर है स्टूडेंट के ऊपर। कौन सा पावर है? एक्सपर्ट पावर। क्यों? क्योंकि उसको पर्टिकुलर मैटर पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। 10 अपन कहते हैं ना नॉलेज इज पावर। अब नॉलेज इज पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास यदि नॉलेज है तो आप अपने सबऑर्डिनेट से या अपने स्टूडेंट से काफ़ी ऊपर है और आप अपने स्टूडेंट को वो चीज़ सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सन को पावर मिल रहा है, लेकिन वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखा हुआ है। इस टाइप के पावर को अपन बोलते हैं एक्सपर्ट पावर, जो आपकी नॉलेज के कारण आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल आप जाते हो डॉक्टर के पास, क्यों जाते हो? डॉक्टर के पास एक्सपर्ट पावर है अपनी पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि पेशेंट्स बीमार है और उसको ठीक कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है। नेक्स्ट टाइप का पावर होता है रिफरेंट पावर, यानी एक पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतना कैरिस्मेटिक पर्सन है कि उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि फिल्म स्टार्स आपने देखे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं मोदी जी। अब मोदी जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उनके करिश्मा से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो टाइप का पावर है इसको अपन बोलते हैं रिफरेंट पावर। ये पावर मिलता है लोगों को उनकी पर्सनैलिटी के कारण, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण और जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं उनके कारण। उनके गोल्स कैसे हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे हैं, उनका वर्क पैटर्न कैसा है, वो चीज़ें दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेती है बहुत ज़्यादा। जैसे मोदी जी से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो सिर्फ 4 घंटा सोते हैं और डेली में 16 से 18 घंटे वो काम करते हैं। तो उनके वर्क पैटर्न को देख के लोग उससे खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड फाइनल है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर यानी कि ऐसा पावर जो आपको फॉर्मल पोजीशन के कारण मिला है। मान लेते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप मैनेजर हो, तो आप मैनेजर हो तो आपके पास पावर है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। इसी को, इस टाइप के पावर को अपन क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अथॉरिटी जो है वो पावर का एक सिर्फ पार्ट ही है। लेजिटिमेट पावर को अपन अथॉरिटी भी कह सकते हैं। तो ये थे 5 सोर्सेस जहां से पावर जनरेट किया जाता है या पावर के बेस जो है। और इसको कौन निकाला था? जॉन फ्रेंच एंड बैटरन रेवन ने इसके ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये 5 फोर्सेस, ये 5 बेस जहां से पावर को जनरेट किया जाता है। आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर यानी कि अगर कोई पर्सन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो आपको रिवॉर्ड दे सकता है अगर आप उसकी बात मानो तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड पावर। सेकेंड है कोएर्सिव पावर। एक पर्सन की एबिलिटी कि अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो आपको पनिश कर सकता है। थर्ड है एक्सपर्ट पावर। एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है किसी भी चीज़ में, तो ऑटोमेटिकली जिसके पास नॉलेज नहीं है तो वो उससे नॉलेज सीख करेगा एंड दैट्स वाई उसके पास क्या है? एक्सपर्ट पावर है। देन है रिफरेंट पावर। एक पर्सन की एबिलिटी ऐसी है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी पर्सनैलिटी के वजह से या अपने वर्क पैटर्न की वजह से, अपने गोल्स की वजह से, अपनी वैल्यूज़ की वजह से। ऐसा कैरिज्मा है उनके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे अक्षय कुमार जो है सुबह 4 बजे उठ जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके जैसा फिट रहें और उसके जैसी रूटीन को अपनाएं, इससे भी उससे अट्रैक्ट होते हैं लोग।
एंड देन है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर एक ऐसा पावर है जो फॉर्मल पोजीशन के कारण किसी भी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, इसी को अपन अथॉरिटी भी बोलते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। सो इस बात को एमसीक्यू पर्पस के लिए आप लोग याद रखेंगे। सो अथॉरिटी एंड पावर अपन अच्छे से समझ चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इन दोनों पॉइंट को एक बार रीड कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये डेलीगेशन होता क्या है, देखो सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की जाती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों ही चीज़ जो है वो डेलीगेट की जाती है। डेलीगेट करना यानी कि अपना काम जो है अपने सबऑर्डिनेट को जिम्मेदारी में दे देना। तो एक है सुपीरियर। सुपीरियर को लगेगा कि कुछ कुछ ऐसे काम है जो मेरे को नहीं करने चाहिए और सबऑर्डिनेट को दे देने चाहिए, इससे सबऑर्डिनेट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेरा टाइम भी बचेगा और सुपीरियर जो है कहीं और दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज में ज़्यादा फोकस कर पाएगा, तो वो अपने कामों को क्या कर सकता है, सबऑर्डिनेट को दे सकता है। और इसी को ही डेलीगेशन बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने कुछ पावर्स, अपने कुछ काम जो है अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड क्या, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन जो है वो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक सुपीरियर और दूसरा सबऑर्डिनेट, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सो अपन अब रीड करते हैं डेलीगेशन की डेफिनेशन। डेलीगेशन एक ऐसा एक्ट है जहां पे आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देते हैं, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करने के लिए। यानी आप चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट को आप काम दे दें और वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कर देगा, आपकी तरफ से आपका सबऑर्डिनेट कर देगा। डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स क्या है, डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि पावर दे देना। आप सबऑर्डिनेट को यदि आप कोई काम दे रहे हो और पावर नहीं दोगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं आप सबऑर्डिनेट को कोई काम दे दिए जिसमें आपको ऑफिस के एम्प्लॉइज़ को थोड़ा सा हैंडल करना है, तो सबऑर्डिनेट की बात क्यों सुनेगा एम्प्लॉइज़ तो बोलेगा भाई तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तेरे हाथ में तो इतनी पावर है नहीं, तो अगर तेरी बात नहीं भी मानता हूँ तो तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। दैट्स वाई कभी भी सुपीरियर कोई पावर देते हैं सबऑर्डिनेट को तो काम के साथ उसको अथॉरिटी भी दो, ताकि वो लोगों को पनिश कर सके या फिर लोगों को सस्पेंड कर सके, ये जैसी भी उसको पावर दो। लेकिन पावर दो, अगर काम दे रहे हो तो आपको पावर भी देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ काम दे दिया है एंड पावर्स नहीं दिए। तो अथॉरिटी दोगे तो ही वो काम को ठीक तरीके से करवा पाएगा, अदरवाइज नहीं करवा पाएगा। तो काम देना है, डेट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है काम की, देन अथॉरिटी भी देनी है, डेट इज पावर भी देना है, एंड फाइनली क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अगर जो आपने सबऑर्डिनेट को काम दिया है उसमें कुछ ऊपर होगा या कुछ नीचे होगा तो जवाबदेही कौन देगा, यानी कि उसके लिए कौन जवाबदार होगा, तो उसके लिए जवाबदार आपका सबऑर्डिनेट होगा। लेकिन एक चीज एकदम गौर फरमाने वाली ये है कि एट लास्ट यदि वो काम ठीक से नहीं हो पाया और सुपीरियर का भी कोई और सुपीरियर है, मान लेते सीईओ है कंपनी का, तो सीईओ जो है वो सुपीरियर को पकड़ेगा, सबऑर्डिनेट को नहीं पकड़ेगा। सीईओ बोलेगा भाई सुपीरियर हमने तुम्हें वो काम दिया था, यदि वो काम तुमसे नहीं हो पाया ठीक तरीके से, भले तुमने किसी को भी डेलीगेट कर दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर थी, तो आप ही जो है वो जिम्मेदार रहोगे। यानी कि यदि डेलीगेशन करता है कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट जवाब देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो एट लास्ट सुपीरियर की ही रहेगी, उसको आप चेंज किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। अब डेलीगेशन को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सो Delegation of authority is a process a manager follows in dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he, because of his unique organizational placement, can perform effectively, and so that he can get others to help with what remains. बोलने की बात बस ये है कि डेलीगेशन आप इसलिए करते हो ताकि सुपीरियर जो है वो मेन काम अपने हाथ में रखे, जो सिर्फ वही कर सकता है, जो काम करने का टैलेंट उसी के अंदर है, जिसके लिए ऑफिस में उसको रखा गया है, तो वो मेन काम करे, एंड जितने फालतू काम होते हैं या थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को टिका दे। आप ये जानते हो किसी भी ऑफिस में 80% काम जो रहता है वो नॉर्मल रहता है एंड 20% काम जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेलीगेशन इसलिए करता है सुपीरियर ताकि वो 20% इंपॉर्टेंट काम कर ले और 80% जो है नॉर्मल काम जो उसके सबऑर्डिनेट भी कर सकते हैं वो उसको दे दे। इससे सुपीरियर का समय बचेगा, वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा की एरियाज में, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
एरियाज में वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा यदि उसके हाथ में काम कम होंगे। तो ये है मेन पर्पस डेलीगेशन करने का। नाउ अपन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेलीगेशन के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए और एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। नाउ सुपीरियर अपने सम पावर्स जो है अपने सबऑर्डिनेट को देने चाहिए, तभी जो है सबऑर्डिनेट की बात सुनी जाएगी और सबऑर्डिनेट वो सारे कामों को ठीक तरीके से कर पाएगा या फिर अपने जूनियर से करवा पाएगा। सबऑर्डिनेट को जो आप पावर दिए हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट के पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये बिल्कुल भी मत समझ लेना। यानी कि उसको एक दायरे में रह के, लिमिट में रह के ही पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपनी की जो पॉलिसीज है, कंपनी के जो रूल्स है, उसके अंदर ही सबऑर्डिनेट काम करेगा। उसके बाहर वो कोई भी एक्ट नहीं कर सकता है। यानी कि जितना सुपीरियर ने आपको अथॉरिटी प्रोवाइड की है सबऑर्डिनेट को, उतना ही सबऑर्डिनेट इस्तेमाल कर सकता है। अपने मन से फ्रीली होके वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजर डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को। ये बात अपने को अच्छे से पता है, बट क्या वो एंटायर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट कर देता है? तो आंसर इज नो। वो एंटायर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। यदि उसने एंटायर अथॉरिटी ही डेलीगेट कर दी, कोई सुपीरियर है और उसने अपनी एंटायर अथॉरिटी ही सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दी है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी पोजीशन ही दे दी। क्या कोई सुपीरियर अपनी पोजीशन सबऑर्डिनेट को यूं ही दे देगा? तो आंसर इज नो। देयरफॉर एंटायर अथॉरिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, कभी भी डेलीगेट नहीं होती है। यदि ऐसा होगा तो जाने अनजाने में सुपीरियर अपनी खुद की पोजीशन सबऑर्डिनेट को दे बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अथॉरिटी जनरली जो अपन डेलीगेट करते हैं, मैंने आपको बताया है, वो मेजर कामों के नहीं करते हैं, बल्कि जो रूटीन वर्क होता है, जो सिंपल वर्क होता है, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वही सारी चीज़ें जो है वो डेलीगेट की जाती है, वही सारे अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है। सो रूटीन डिसीजन जो रहते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वही सब डेलीगेट किए जाते हैं, जबकि जितने भी मेजर रहेंगे, मेजर पॉलिसी डिसीजन रहेंगे, वो सब मैनेजर अपने हाथ में ही रखता है, वो सबऑर्डिनेट को नहीं देता है। यानी रूटीन डिसीजन, आसान डिसीजन, नॉर्मल डिसीजन जो है वो दे देगा सबऑर्डिनेट को, भाई ये देख तू कर, तू संभाल, तू काम कर, ये सब मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मेन काम में फोकस करना चाहता हूँ। नाउ ये बात तो हमको पता चल गई है कि हम कंप्लीट अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते, लेकिन किस हद तक किया जाए ये पढ़ते अपन फोर्थ पॉइंट में। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी जो आप डेलीगेट करते हो वो डिपेंड करेगी अलग अलग फैक्टर्स पे। अब ये क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? भाई सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे कितना विश्वास है, कितना ट्रस्ट है, उसके बेसिस में वो उतनी हद तक अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा। एबिलिटी भी ध्यान रखनी पड़ती है कि सबऑर्डिनेट की एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी से ज़्यादा वर्क उसको आप दे दोगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो सबऑर्डिनेट के टैलेंट के बेस पे भी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है। सो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी डिपेंड करती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन में। देन सबऑर्डिनेट कितना कॉन्फिडेंस रखता है, देन ट्रस्ट कितना है सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट में, एंड देन फाइनली टैलेंट और एबिलिटी कितनी है सबऑर्डिनेट में काम को हैंडल करने की। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही अथॉरिटी किस हद तक डेलीगेट की जाए इसको डिसाइड करते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, यदि डेलीगेशन किया जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि मैनेजर के अथॉरिटी रिड्यूस हो गई है। तो आंसर इज नो। भाई डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि मेन जो सुपीरियर है, मेन जो मैनेजर है, उसकी अथॉरिटी कहीं से भी रिड्यूस हुई है। रिड्यूस नहीं होती है, वो काम को संभालने के लिए सबऑर्डिनेट को पावर्स दिया है और वो जब चाहे जैसा चाहे उस पावर को वापस छीन सकता है। यानी जो अथॉरिटी दिया है सबऑर्डिनेट को, उसको लगे नहीं सबऑर्डिनेट लायक नहीं है, या ज़्यादा उछल रहा है, या ज़्यादा मस्ती में है, या वो काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो सबऑर्डिनेट से पावर वापस छीन ली जाएगी
रहेगी, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल और कंप्लीट पावर कभी भी कम नहीं होता है सुपीरियर या फिर मैनेजर का, वो हमेशा उसके हाथ में रहता है। यानी कि सबऑर्डिनेट को जितने भी पावर्स मिल जाए फिर भी वो सुपीरियर के पावर के मुकाबले कम ही रहेगा। नाउ क्या डेलीगेशन करते हैं अपन अथॉरिटी, तो लिखवा के करते हैं या मुंह से भी कर सकते हैं? क्या फॉर्मल वे में करना पड़ेगा या इनफॉर्मल भी चलेगा? तो आंसर इज किसी भी तरीके से आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी इम्प्लाइड, यानी कि ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा, फॉर्मल भी चलेगा, इनफॉर्मल वे में भी चलेगा। किसी भी हिसाब से आप जो है अपनी अथॉरिटी, सुपीरियर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। इसमें ऐसा कोई भी सच रूल्स नहीं है कि आपको लिख के ही अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, इस टाइप के रूल नहीं है। क्या डेलीगेशन करने के बाद सुपीरियर की जिम्मेदारी कम हो जाती है या फिर ओवरऑल जिम्मेदारी उसकी हट जाती है? तो आंसर इज नो। ओवरऑल एट द लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, यदि सीईओ बोलेगा सुपीरियर को कि मैंने जो आपको काम दिया था उसका क्या हुआ, सुपीरियर ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर वो काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट नहीं किए। सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपीरियर की ही रहेगी हमेशा से ही। यानी कि डेलीगेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने अवॉइड कर दिया, आज से आप डिसीजन नहीं लोगे, या फिर आपने वर्क को अवॉइड कर दिया है या कंप्लीटली उसको शट कर दिया है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल एट द एंड जो कंपनी है वो सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल मानेगी हर एक्ट के लिए, चाहे सबऑर्डिनेट की गलती हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे सबऑर्डिनेट ने वो काम किया हो या ना किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल रहेगा, सुपीरियर के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सुपीरियर ही जिम्मेदार रहेगा। सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, सुपीरियर दोषी करार कर सकता है सबऑर्डिनेट को, लेकिन आपस में बस सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जब कंपनी की बारी आएगी, कंपनी को फेस करना पड़ेगा, देन सुपीरियर ही जिम्मेदार होगा। और यही बात लिखी हुई है 7th पॉइंट में। भाई डेलीगेशन का ये मतलब नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे, नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता है। उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो कभी भी कम नहीं होती है। सबऑर्डिनेट सिर्फ सुपीरियर को ही जवाब देता है, एक्चुअल में कंपनी को जवाब देना है तो सुपीरियर ही जिम्मेदार रहेगा। दैट्स वाई सुपीरियर क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे देते हैं और फिर बीच बीच में कामों को चेक करते रहते हैं, ताकि ये चेक कर लिया जाए कि काम जो है वो हो रहा है कि नहीं, इंश्योर कर लेते हैं कि जैसा सुपीरियर ने काम दिया है वैसा ही काम सबऑर्डिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यानी कि जैसा डिजायर किया था सुपीरियर ने उसी के मुकाबले सबऑर्डिनेट काम कर रहा है। ये चीज चेक करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी सुपीरियर की है। सो इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक के 7 पॉइंट हमारे हुए हैं खत्म। एक बार चलो देख लेते हैं। डेलीगेशन पॉसिबल है जब एक सुपीरियर अपने पावर जो है सबऑर्डिनेट को दे देता है, और सबऑर्डिनेट भी विद इन द लिमिट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, उससे बाहर जाके नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट में अपन ने पढ़ा मैनेजर 100% डेलीगेशन कभी भी नहीं करता है। यदि वो 100% डेलीगेशन कर दिया तो एक हिसाब से सुपीरियर अपनी पोजीशन सबऑर्डिनेट को ही दे देगा, बट वो कभी होता नहीं है। थर्ड पॉइंट में अपन ने पढ़ा खाली जो इजी काम होते हैं, रूटीन वर्क होते हैं, उसी को ही डेलीगेट कर दिया जाता है। जितने मेजर काम होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग वाले काम है, वो सारी चीजें जो है सुपीरियर अपने हाथ में रखता है। फिफ्थ पॉइंट में आपने पढ़ा कि किस एक्सटेंट तक अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा है, सुपीरियर कितना कॉन्फिडेंस रखता है, कितना ट्रस्ट रखता है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, सबऑर्डिनेट के भी टैलेंट क्या है, किस टाइप से वो काम करता है, कितने जिम्मेवार वो है, उस हिसाब से अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने ये पढ़ा डेलीगेशन करने के बाद भी अथॉरिटी जो रहती है मेन मैनेजर या सुपीरियर की, वो कहीं से कम नहीं हो जाती है, वो कभी भी कंट्रोल और पावर लूज नहीं करता है, और वो जब चाहे जैसा चाहे जो सबऑर्डिनेट को दिया है पावर अथॉरिटी उसको रिड्यूस कर सकता है या बढ़ा सकता है या फिर वापस भी ले सकता है। डेलीगेशन के लिए एज सच कोई रूल नहीं है कि आपको लिख के करना पड़ेगा या ओरली करना पड़ेगा, एज सच कोई रूल नहीं है, जैसा पाए जैसा चाहे सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट को
पावर्स डेलीगेट कर सकता है, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। एंड फाइनली कंपनी जिम्मेदार किसको मानेगी? कंपनी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल हमेशा सुपीरियर को मानेगी, सबऑर्डिनेट को नहीं मानेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेलीगेशन हो गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग गए हो, काम से आप भाग गए हो। सुपीरियर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और पावर से भाग नहीं सकता है, अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकता है। वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल खुद ही रहेगा। दैट्स वाई वो चेक करता रहता है सबऑर्डिनेट जैसा वो चाह रहा है, सुपीरियर चाह रहा है, उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज को इंश्योर करते रहता है बीच बीच में सुपीरियर। तो ये हो गया हमारा जबरदस्त रिवीजन। नाउ अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखो मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे ही डिस्कस कर चुके हैं। अब डेलीगेशन की क्या महत्व है, उससे क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने डिस्कस कर ली तो आपको बड़े आसानी से अब समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं कि डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या क्या एडवांटेजेस किसी भी कंपनी को या किसी भी सुपीरियर को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि मैनेजर अपने रूटीन कामों को दे देता है अपने सबऑर्डिनेट को तो वो अपना वर्कलोड जो है वो रिड्यूस कर लेता है ताकि वो ज्यादा फोकस और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए इंपॉर्टेंट मैटर में, इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स में वो अपना ज्यादा ध्यान लगा पाए। इसके लिए डेलीगेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि भाई सब ऑर्डिनेट को पावर दे दिए गए हैं तो बीच बीच में बार बार आके इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन मैनेजर को सब ऑर्डिनेट अपने मन से डिसीजन ले लेता है, बार बार बॉस का समय खराब नहीं करता है। छोटी छोटी बातों के लिए बॉस के पीछे आ रहे हो, सर कैसा करे कैसा करे, अरे भाई तेरे को पावर दे दिया ना, अब तू अपने हिसाब से ले लेना डिसीजन। जब मेन मैटर हो, कोई बड़ा मैटर हो तो ही मेरे पास आना, अदरवाइज मेरे पास नहीं आना, ऐसा सुपीरियर सब ऑर्डिनेट को बोलता है। इससे काफी ज्यादा वक्त बच जाता है एंड साथ में डिसीजन मेकिंग भी बड़ा क्विकली हो पाती है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, डेलीगेशन करने से होता ही है कि सबऑर्डिनेट को लगता है भाई हम इंपॉर्टेंट है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे मोटिवेशन मिलता है, उसका मोराल बूस्ट होता है क्योंकि उसको लगता है कि जो काम सुपीरियर के वो मैं कर पा रहा हूं, यानी कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं अच्छे से काम कर सकता हूं, मेरी कंपनी में एक पहचान है, एक रिकग्निशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी फ्रीडम से काम कर सकता हूं। मेरे को बात बात में बॉस के पास जाने की जरूरत नहीं है, बात बात में उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बॉस मेरे को लायक समझता है और बॉस चाहता है कि छोटे मोटे डिसीजन मैं खुद से ही ले लूं। तो ये सारी चीजों से काफी ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबऑर्डिनेट को बांट दी जाती है सुपीरियर के द्वारा, इससे दोनों के बीच के रिलेशन में भी काफी फर्क पड़ता है, काफी अच्छा होता है दोनों का रिलेशन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ती है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एंड ओवरऑल ही कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहता है कि मैनेजर और सबऑर्डिनेट दैट इज सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अंडरस्टैंडिंग तगड़ी बनी रहे। इससे ओवरऑल कंपनी को ही फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब, पावर को ठीक तरीके से डेलीगेट करने से काम जल्दी से होता है, डिसीजन काफी तेजी से लिया जा सकता है और ज्यादा एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये भी एक काफी अच्छी फायदे वाली बात है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि देखो कई बार जो होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट वो एक्सपर्ट होते हैं या उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है। अब वो स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टाइज का अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगी। डेलीगेशन करने से क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को जिम्मेदारी दे देता है, इसी बहाने वो सबऑर्डिनेट के टैलेंट को, नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को इस्तेमाल कर पाता है कंपनी के बेटरमेंट के लिए, कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सबऑर्डिनेट कई बार किसी फील्ड में एक्सपर्ट होकर आते हैं, उस एक्सपर्ट नॉलेज को इस्तेमाल करना, उस एक्सपर्ट नॉलेज को कैसे निखार के लाना है, ये एक सुपीरियर के ऊपर होता है और प्रॉपर डेलीगेशन के थ्रू ये निखर के आ सकता है। और याद रखना, एक अच्छा सुपीरियर, एक अच्छा मैनेजर वही है जो अपने सबऑर्डिनेट से बेस्ट काम निकलवा पाए, अपने सबऑर्डिनेट का बेस्ट इस्तेमाल कर पाए, उसके अंदर जो भी टैलेंट है उसका ऐसा इस्तेमाल करे जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो और कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलवाए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो डेलीगेशन होने से फायदा क्या होता है। डेलीगेशन होने से बिजनेस जो है वो उसकी कंटिन्यूटी बढ़ जाती है, बिजनेस कंटिन्यूटी इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे, देखो सबऑर्डिनेट क्या करेगा, सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करेगा, इसी बहाने उसकी एबिलिटीज भी डेवलप होती है। कल को कोई हायर पोजीशन खाली होगी क्योंकि सबऑर्डिनेट को आप पावर इतनी बार डेलीगेट कर चुके हो, वो इतने अच्छे से काम संभाल चुका है, यानी अब वो हायर पोजीशन भी हैंडल कर पाएगा। तो कल को अगर कोई वैकेंसी होती है तो सबऑर्डिनेट को आप दे देते हो
हो प्रमोशन, या फिर कल को आप कोई नया ऑफिस डाल देते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो अपने बिजनेस का, तो अब आप अपने सुपीरियर को भेज नहीं सकते हो, लेकिन सब ऑर्डिनेट भी वेल ट्रेंड है, तो सब ऑर्डिनेट को सुपीरियर बना के नए बिजनेस में भेज दिया जाता है। यानी कभी भी बिजनेस को एक्सपांशन करते हो, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री सेटअप कर ली, तो अब जो पहली फैक्ट्री में सब ऑर्डिनेट थे उसको एज सुपीरियर बना के दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया गया है, क्योंकि उस सब ऑर्डिनेट के बाद एक्सपीरियंस है, उसको कंपनी का काम पता है, उसको पता है कि कैसे कंपनी एक काम करती है, उसके पास कंप्लीट नॉलेज है, तो वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है और वहां जाके सुपीरियर बन के काम कर सकता है। दस डेलीगेशन जो है काफी मदद करती है ओवरऑल कंपनी को ग्रो करने में। सो इसी के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन भी होता है हमारा समाप्त। जो भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़े एक बार उसको ठीक से रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सारे पॉइंट इसी सारे पॉइंट से रिलेटेड है, यानी कि इनके कंटिन्यूएशन में ही है। सो आज अपन पढ़ेंगे स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। एक बात आपको मैं बता दूं स्टेप्स की, कि स्टेप्स का आप जो है क्रोनोलॉजी चेंज मत करना, सीक्वेंस चेंज मत करना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये इसी सीक्वेंस में आने चाहिए। तो डेलीगेशन का क्या प्रोसेस है उसका कंप्लीट स्टेप्स अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। सबसे पहले एक मैनेजर को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहता है अपने सबऑर्डिनेट से, यानी वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है और उसके सबऑर्डिनेट किस टाइप का रिजल्ट उसको प्रोड्यूस करके दे, वो पहले उसको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा। यानी काम सौंपने से पहले रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए ये एकदम ज़्यादा क्लियर होना चाहिए सुपीरियर के माइंड में। सेकेंड है स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। भाई मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज असाइन करनी पड़ेगी, काम देना पड़ेगा। अब अगर आप काम दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को, तो एक चीज़ आप वेरी श्योर कर लो कि सबऑर्डिनेट उस काम को ठीक तरीके से समझ गए, यानी क्लियर तरीके से डिफाइन करो उसकी ड्यूटीज़ को। ये देख लो कि सबऑर्डिनेट अपने सारे काम को जो आप दे रहे हो वो ठीक तरीके से समझा है या नहीं समझा है। प्लस सबऑर्डिनेट को उसके क्वालिफिकेशंस, उसका एक्सपीरियंस एंड उसके स्किल्स और एप्टीट्यूड के हिसाब से ही उसे काम दिया जाए, यानी जिस हिसाब से उसका टैलेंट है उस हिसाब से ही उसको काम दिए जाए। ज़रूरत से ज़्यादा हाई लेवल के काम सबऑर्डिनेट को ना दिए जाए, क्योंकि अभी वो सबऑर्डिनेट है, अभी वो जूनियर है, तो जितना वो हैंडल कर पाए उस हिसाब से ही काम को बांटना चाहिए। देन नेक्स्ट है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो है असाइन कर देते हो लेकिन सबऑर्डिनेट को पावर्स नहीं देते हो, तो कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी को कोई ड्यूटी दे रहे हो, काम दे रहे हो, तो उसे अथॉरिटी भी दो, वो खुद से डिसीजन ले पाए, ऐसी अथॉरिटी उसको मिलनी चाहिए, तो ही वो उस काम को ठीक तरीके से कर पाएगा। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मीनिंगलेस हो जाएगी यदि आपने एजुकेट अथॉरिटी उसको प्रोवाइड नहीं की। यानी जितनी अथॉरिटी एक सबऑर्डिनेट को रिक्वायर्ड है उस काम को पूरा करने के लिए, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा काम टू काम, लेकिन जितनी अथॉरिटी उसको रिक्वायर्ड है किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए, एटलीस्ट उतनी अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करनी ही चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबल फॉर द जॉब। आपने काम दे दिया है सबऑर्डिनेट को, अब सबऑर्डिनेट जो है वो काम सही करे या गलत करे, वो आंसरेबल होगा सुपीरियर के, यानी सुपीरियर उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहे कि वो काम ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस बात को इंश्योर करें कि सबऑर्डिनेट अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है और जो काम उसको दिया गया है वही वो काम कर रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सबऑर्डिनेट को जो आपने काम दिया ही नहीं उसके लिए भी वो अकाउंटेबल होगा, नहीं, वो सिर्फ उसी कामों के लिए अकाउंटेबल होगा जो काम स्पेसिफिकली आपने दिए हैं सबऑर्डिनेट को। तो ये लाइन लिखी हुई है, द सबऑर्डिनेट to whom authority is delegated must be made answerable for the proper performance of the assigned duties। और आगे क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन या फिर सबऑर्डिनेट कैन नॉट बी हेल्ड आंसरेबल फॉर द एक्ट नॉट असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। सुपीरियर ने जो काम दिया है उसके लिए सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, लेकिन
किसी और सबऑर्डिनेट के लिए कोई दूसरा सबऑर्डिनेट जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो काम स्पेसिफिकली उसको दिए गए हैं वही काम के लिए सबऑर्डिनेट जो है वो जिम्मेवार भी रहेगा, वही आंसरेबल भी रहेगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया है स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। याद रखना, ड्यूटी को असाइन करना, अथॉरिटी प्रॉपर देना एंड फाइनली उसको आंसरेबल बनाना, ये 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स है डेलीगेशन के। इन 3 कंपोनेंट्स के बिना डेलीगेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। यानी आपको ड्यूटी भी देनी है, उसके साथ पावर्स भी देने हैं एंड देन उसको अकाउंटेबल भी बनाना है, यानी कि आंसरेबल भी बनाना है, ताकि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उस कामों के लिए वही जिम्मेदार रहेगा, एटलीस्ट सुपीरियर के लिए। इसी के साथ स्टेप्स करते हैं अपन समाप्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन डेलीगेशंस में। इस टॉपिक को अपन 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर, यानी कि जिसको अथॉरिटी डेलीगेट करनी है। तो क्या क्या डिफिकल्टीज जाती है डेलीगेशन करने में, इसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, कुछ मैनेजर अथॉरिटी को डेलीगेट ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन लोग पावर के भूखे हैं, पावर के लालची हैं। वही डोमिनेट करना चाहते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फील हो। साथ ही सबऑर्डिनेट बार बार उनके पास आए उनकी अप्रूवल लेने के लिए छोटे छोटे मैटर पे। दैट्स वाई कुछ मैनेजर जो है वो अथॉरिटी से इतना लगाव रखे हैं कि वो अथॉरिटी देना ही नहीं चाहते, बांटना ही नहीं चाहते, डेलीगेट ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है डेलीगेशन में। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कुछ मैनेजर डेलीगेट इसलिए नहीं करते वर्क क्योंकि उनको लगता है कि वो काम उनके अलावा उतनी अच्छी तरीके से कोई और नहीं कर सकता है। ये भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है मैनेजर के अंदर। उनको लगता है जिस हिसाब से, जिस लेवल पे वो काम कर सकते हैं उस काम को कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। दैट्स वाई उन लोग खुद को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो काम को डेलीगेट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कुछ मैनेजर खुद ही इनकॉम्पिटेंट रहते हैं, यानी उनके अंदर ही खुद ही इतना अच्छा स्किल्स नहीं है काम को करने के लिए। इसीलिए उन लोग अथॉरिटी को डेलीगेट करने से घबराते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो एक ना एक दिन एक्सपोज्ड हो जाएंगे। दैट्स वाई उन लोग अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट नहीं करते। उनको ये डर रहता है कि अगर वो सबऑर्डिनेट को काम दे दें और सबऑर्डिनेट बहुत अच्छी तरीके से कर दिया तो वो छा जाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में और जो सुपीरियर की इंपॉर्टेंस है वो हर तरीके से कम हो जाएगी। तो ये इनसिक्योरिटी भी उनको सताती है। दैट्स वाई उन लोग डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं काम को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कुछ मैनेजर जो है वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सबऑर्डिनेट गलत तरीके से काम कर देगा या काम में रिस्क है अगर हम डेलीगेट कर देते हैं तो। दैट्स वाई वो डेलीगेट करना ही नहीं चाहता है। वो किसी भी टाइप का रिस्क उठाने के लिए रेडी ही नहीं है। सुपीरियर सोचता है भाई काम रिस्की है, अगर नहीं हो पाया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स वाई वो सबऑर्डिनेट को देना ही नहीं चाहता है। लैक ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सुपीरियर जो है वो किसी भी टाइप का कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। उसका काम बस पूरी शिद्दत के साथ वही कंप्लीट करे और उसमें कोई भी बाधा नहीं है। ऐसा सबऑर्डिनेट को काम देने से गड़बड़ ना हो जाए, दैट्स वाई सुपीरियर काम देते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कुछ मैनेजर अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते क्योंकि उन लोग ऐसा फील करते हैं कि सबऑर्डिनेट जो है वो किसी भी टाइप से कैपेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। सुपीरियर अगर सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा तो वो सबऑर्डिनेट को काम भी नहीं देगा। अगर आप सबऑर्डिनेट को नालायक समझोगे तो वो हमेशा आपको नालायक ही लगेगा और आप उसको कोई भी नए टाइप का काम नहीं दोगे। दस आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करने को रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि मैनेजर यदि कोई अथॉरिटी को डेलीगेट करता है तो उसको पूरा काम समझाना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट को। प्रॉपर डायरेक्शंस जो है वो देनी पड़ती है और प्रॉपर डायरेक्शन वही इंसान दे सकता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जो सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सके, जो सामने वाले पर्सन को मोटिवेट कर सके काम के लिए। और ये एबिलिटी हर मैनेजर के अंदर नहीं होती है। दैट्स वाई वो डेलीगेट कर ही नहीं पाता है काम को क्योंकि वो फेमिलियर महसूस करता ही नहीं है सबऑर्डिनेट के साथ और वो किसी भी तरीके से ठीक तरीके से गाइडेंस, डायरेक्शंस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा और इसीलिए उस डर से वो काम देता ही नहीं है, अथॉरिटी को डेलीगेट करता ही नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेलीगेशन करने के बाद एक प्रॉपर कंट्रोल लगाना भी जरूरी है सबऑर्डिनेट के ऊपर। सबऑर्डिनेट ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर कंट्रोल होना मैनेजर का। और अगर ये वाला स्किल्स मैनेजर के अंदर नहीं है तो हमेशा वो हेजिटेट करता रहेगा अथॉरिटी को डेलीगेट करने से पहले। देयरफॉर सिर्फ वही मैनेजर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है जो इंश्योर करे साथ साथ कि जो उसने अथॉरिटी डेलीगेट की है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से सबऑर्डिनेट कर रहा है, उसका कहीं से भी मिसयूज नहीं कर रहा है। यदि आप ये चीज चेक नहीं कर सकते हो तो उस डर से भी मैनेजर जो है कई बार अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते हैं। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे डिफिकल्टीज है डेलीगेशन करने के लिए। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर, डेलीगेटर का मतलब है जो डेलीगेट कर रहा है अपनी अथॉरिटी को। अब पढ़ेंगे डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। पहला पढ़ा था ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर, अब ये पढ़ रहे हैं ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। तो पढ़ते हैं एक एक करके कि क्या डिफिकल्टीज जा सकती है सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो यही है, सबऑर्डिनेट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी नई जिम्मेदारी, कोई भी नई अथॉरिटी लेने से पहले। और अगर आपके अंदर सबऑर्डिनेट के अंदर, अभी मैं जितने पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ ये सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। तो अगर सबऑर्डिनेट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो नया काम लेगा ही नहीं, वो अथॉरिटी लेगा ही नहीं, तो वो डेलीगेशन से दूर भागेगा। वो चाहेगा कि उसका सुपीरियर जो है वो किसी भी टाइप से अथॉरिटी उसको ना दे, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और ऐसा देखा जाता है जब नए नए यंग इंप्लॉइज आते हैं तो उनके अंदर डर रहता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो वो किसी भी टाइप की अथॉरिटी अपने सुपीरियर से लेना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कुछ सबऑर्डिनेट जो रहता है वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि डेलीगेशन किसी भी प्रकार से हो, और वो हमेशा सेफ प्ले करना चाहते हैं, यानी हर डिसीजन के लिए बॉस के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। उनको स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है, यानी हर डिसीजन, हर काम जो है वो किसके मत्थे पड़े, सुपीरियर के मत्थे पड़े। स्पून फीडिंग की आदत अगर आपको हो गई है तो आप हमेशा चाहोगे कि सामने वाला ही पूरा काम कर जाए और आप किसी भी तरीके से कोई भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ना रहो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कुछ सबऑर्डिनेट जो है वो डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हमें अथॉरिटी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी और उन लोग कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ गलतियां कर सकते हैं, और गलतियां करेंगे तो बॉस जो है वो क्रिटिसाइज करेगा, वो चमकाएगा। और ये सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो चाहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो ही ना। यानी उनके अंदर डर है कि भैया हम गलती कर देंगे नए काम के लिए, हमें अथॉरिटी कृपया दो ही ना। हमें अथॉरिटी दोगे फिर हम कुछ गलती करेंगे, फिर बॉस हमें चमकाएगा, फिर हमें ये सिचुएशन बड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी। दैट्स व्हाई हम चाहते ही नहीं कि डेलीगेशन हो भी। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा रहता है समटाइम्स सबऑर्डिनेट के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा काम रहता है, इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है कि वो कोई भी नए टाइप की अथॉरिटी एक्सेप्ट करना चाहता ही नहीं है। उसको कोई भी नए टाइप की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं। उसका जितना काम है वही कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नए टाइप का काम उसको नहीं चाहिए। दैट्स वाई वो समटाइम्स वर्कलोड के कारण एडिशनल ड्यूटीज नहीं चाहता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहता है। दैट्स वाई वो डेलीगेशन भी नहीं चाहता है सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेट कई बार अवॉइड करता है डेलीगेशन को, इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि जो ड्यूटी उसको मिलने वाली है उसकी खास इन्फॉर्मेशन उसके पास है नहीं, वर्किंग फैसिलिटीज भी ऑफिस में अवेलेबल है नहीं, रिसोर्सेज जो चाहिए उस काम को करने के लिए वो भी अवेलेबल है नहीं। तो उसको पता है ये सारी चीजें अवेलेबल है नहीं, तो वो ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, और काम खराब करने के लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं ना। तो ऐसे कामों से हर कोई दूर भागता है। दैट्स वाई ऐसे टाइप की अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट दूर भागता है, बोलते हैं नहीं भैया मेरे को ये इस टाइप की अथॉरिटी चाहिए ही नहीं, जो काम मैं पूरा कर ही नहीं सकता वो काम मेरे को चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेट कई बार इसलिए डेलीगेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई भी अलग से इंसेंटिव उसको नहीं मिलने वाला है। यानी अलग से कुछ मुनाफा होगा क्या भाई ये नया काम, ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? तो आंसर इज नो। सबऑर्डिनेट को कोई अलग से फायदा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला, कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई एक्स्ट्रा वेजेस, कोई एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, ये सब नहीं मिलने वाली है। तो सबऑर्डिनेट बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारा सुपीरियर हमें अथॉरिटी किसी भी टाइप से डेलीगेट करे। तो ये सारी डिफिकल्टीज है जो सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है। पहला कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरा उसे स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है और वो चाहता है पूरे काम बॉस ही करे और वो प्ले सेफ करे, यानी कि वो चाहता ही नहीं किसी भी टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तीसरा
तीसरा वो मिस्टेक करने से डरता है और ये डरता है कि बॉस उसको चमका ना दे। चौथा उसके पास ऑलरेडी इतने काम है कि उसको नए टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं। पांचवा जो काम उसको देना चाहता है सुपीरियर उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, वर्किंग फैसिलिटी भी ढंग की नहीं है और रिसोर्स भी ढंग के नहीं है, तो उसको पता है कि वो काम को ठीक तरीके से कर ही नहीं पाएगा। एंड फाइनली उसको पता है कि भाई नया काम लेने से कोई भी नया इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है, तो हम काम क्यों करें। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इफेक्टिव डेलीगेशन, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तगड़ी इफेक्टिव तभी हो सकती है यदि आप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी, अच्छे तरीके से हो पाएगी, इफेक्टिव वे में हो पाएगी। तो वही प्रिंसिपल्स क्या है एक एक करके हम पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ों का, कौन से प्रिंसिपल्स का मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए डेलीगेशन करने से पहले एंड डेलीगेशन करते वक्त भी। सबसे पहला है फंक्शनल डेफिनेशन। सबसे पहले जो एक मैनेजर है जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहा है, उसको ठीक तरीके से सबऑर्डिनेट को समझा दे। जो फंक्शंस उसे दे रहा है परफॉर्म करने के लिए, सबऑर्डिनेट को ठीक तरीके से समझा दे। ऑब्जेक्टिव बता दे कि इस जॉब का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चाहता है मैनेजर, किस टाइप का रिजल्ट उसको मिलना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज जो है सबऑर्डिनेट को करनी पड़ेगी, क्या क्या नॉलेज उसके लिए उसको रिक्वायर्ड है, कैसे उसका पूरा प्रोसेस फॉलो होगा उस काम को खत्म करने के लिए। ईच एंड एवरी चीज ठीक तरीके से डिफाइन कर देनी चाहिए एक मैनेजर को, सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अच्छे तरीके से उस काम को कर पाए। सेकेंड पॉइंट ये लिखा हुआ है डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। काम देने से पहले, अथॉरिटी को बांटने से पहले, डेलीगेट करने से पहले अच्छी तरीके से समझा दो सबऑर्डिनेट को कि किस टाइप का रिजल्ट उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि क्या स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना है और किस पैरामीटर में उनको जज किया जाएगा, वो क्लियर तरीके से डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सबऑर्डिनेट को बता दिए कि भाई स्टैंडर्ड ये है कि हम चाहते हैं कम से कम 10 फाइलें तू एक दिन में निपटा ही निपटा। ये कम से कम हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के बेस में तेरे को जज किया जाएगा। अब मान लेते हैं सबऑर्डिनेट काम करता है और वो डेली 12 फाइल निपटाता है, तो वो स्टैंडर्ड से अबव काम कर रहा है और डेफिनेटली उसको डेलीगेशन जो आपने किया है अथॉरिटी, ये काम का सिद्ध हो गया है, काफ़ी अच्छा सिद्ध हो गया है और काफ़ी आप इंप्रेस हो जाओगे। और लेकिन डेली वो सिर्फ 7 फाइल ही निपटा पा रहा है, यानी बिलो स्टैंडर्ड वो काम कर रहा है, तो आप भी खुश नहीं रहोगे। तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए माइंड में सबऑर्डिनेट के कि किस स्टैंडर्ड से उसको चेक किया जाएगा, जज किया जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया है ऑफिस वर्क का कि 10 फाइलें निपटानी पड़ेगी या 12 फाइलें निपटानी पड़ेगी, जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है। टारगेट जो है स्टैंडर्ड उसके माइंड में सेट कर दो, रिजल्ट क्या उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो माइंड में सेट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पैरिटी का मतलब है बैलेंस, यानी कोई भी काम अगर आप उसको दे रहे हो तो उसको सिर्फ अथॉरिटी मत दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, अथॉरिटी भी दो। मान लेते हैं आपने सिर्फ पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी, यानी काम की जिम्मेदारी दे दी लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए पावर नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दी, तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा और वो अपनी ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा मान लेते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट अथॉरिटी दे दी है और उसको जिम्मेदारी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो सबऑर्डिनेट जो है वो इररिस्पॉन्सिबल बन जाएगा और अथॉरिटी का मिसयूज भी करेगा। दैट्स वाई ऐसा बोलते हैं एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, यानी उसको अथॉरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और दोनों के बीच में बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको तो मैं बता चुका हूं कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। यदि एक सीईओ है और उसने अगर काम दिया है सुपीरियर को, तो सुपीरियर हर हाल में ही जिम्मेदार रहेगा उस काम को करने के लिए। अब भले सुपीरियर ने किसको दे दिया उस काम को, सबऑर्डिनेट को दे दिया है, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट ठीक से काम नहीं कर पाया तो सीईओ जो है वो सुपीरियर को जिम्मेदार मानेगा, ना कि सबऑर्डिनेट को। लेकिन हाँ, सबऑर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए सुपीरियर के लिए, यानी अगर उसने काम अच्छे से नहीं किया तो उसकी जवाबदेही सुपीरियर को देनी चाहिए। यानी सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबऑर्डिनेट जिम्मेदार हो सकता है और सुपीरियर को जिम्मेदार ठहराना भी चाहिए सबऑर्डिनेट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपस में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। यदि बात होगी कंपनी की, अगर सीईओ पूछेगा कि गलती किसकी थी, तो सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है।
सुपीरियर जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने एक्ट के लिए, एंड सबऑर्डिनेट जो है वो हमेशा अकाउंटेबल रहेगा सुपीरियर को। ये लाइन लिखी हुई है, द सबऑर्डिनेट रिमेन अकाउंटेबल टू द सुपीरियर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड ड्यूटी। ये थोड़ा सा टफ और ट्रिकी पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार अभी तक एक्सप्लेन कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़े होगे आप। यूनिटी ऑफ कमांड ऐसा कहता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए और वो सारे कामों के लिए एक ही बॉस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। मान लेते हैं एक सबऑर्डिनेट है, ये है मिस्टर राम, ये है सबऑर्डिनेट, और इसको ऑर्डर देता है कौन, ये मान लेते हैं श्याम ऑर्डर देता है। तो एक सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है, एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो इट्स ओके। लेकिन राम को ऑर्डर देने वाला श्याम भी है, कान्हा भी है, और ऐसे 3 सुपीरियर और भी है, तो अब वो किस किस की सुनेगा। एक राम, एक सबऑर्डिनेट है और ऑर्डर देने वाले 5 बॉस है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से राम कोई भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। उल्टा वो कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकता है। श्याम को बोल सकता है कान्हा का काम कर रहा हूँ, कान्हा को बोल सकता है किसी और का काम कर रहा हूँ, और राम ऐसे अपने कामों को टाल भी सकता है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आनी चाहिए। दैट्स वाई यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा फॉलो करना चाहिए, यानी एक सबऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। डुअल सबऑर्डिनेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। एक सुपीरियर के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन ईच सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप पीछे जाके वीडियो को दोबारा सुन लिया करो एक बार, जो लाइन कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट से छूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की लिमिट जो है सबऑर्डिनेट को बता देनी चाहिए। भाई किस हद तक तेरे को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज तू अभी से समझ ले, ऐसा सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को समझा देना चाहिए। तो जो भी काम उसके पाले में आते हैं, सबऑर्डिनेट के पाले में आते हैं, यदि उसकी अथॉरिटी की लिमिटेशंस के अंदर है तो उसे करना चाहिए, और यदि उसको लगता है कि नहीं काफी इंपॉर्टेंट मैटर है और मेरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आ रहा है तो उसे चुपचाप आके सुपीरियर को वो काम के बारे में बता देना चाहिए। He should refer those matters to the superior which are outside the limits of his authority। यानी उसके दायरे को फिक्स कर लो, उसकी अथॉरिटी को फिक्स कर लो, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी पहले से बता दो सबऑर्डिनेट को। फिर जो काम उसके दायरे में आते हैं वो कर देगा, जो काम उसके दायरे में नहीं आते हैं तो वो जरूरत से ज़्यादा होशियारी अपनी नहीं दिखाएगा और चुपचाप आके सुपीरियर को बता देगा, सर ये जो इंपॉर्टेंट काम है ये मेरे दायरे के अंदर नहीं आता है, ये इसके पास मेरे पास इसके लिए अथॉरिटी नहीं है, तो ये काम आप देख लो। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। भाई मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट को इज्जत से समझा दिया है कि कौन कौन से काम उसकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं, कौन कौन से काम उसके स्कोप में आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। तो सबऑर्डिनेट को सारे काम खुद से कर लेने चाहिए और बार बार अपने सुपीरियर को तंग नहीं करना चाहिए। यानी जितने भी मैटर सबऑर्डिनेट को दिए गए हैं वो सबऑर्डिनेट खुद से ले ले। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी मिल गई सबऑर्डिनेट को फिर भी चमचागिरी करने के लिए या इंप्रेशन झाड़ने के लिए बार बार आके पूछते हैं, सर ये काम है ऐसा कर लूँ, सर वैसा काम है ये कर लूँ। भाई तू बार बार आके पूछ के हमारा टाइम वेस्ट मत कर, ऐसा सुपीरियर बोलेगा सबऑर्डिनेट को। सिर्फ वही काम के लिए हमारे पास आना जो तेरे स्कोप में नहीं है। ओनली मैटर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी शुड बी रिफर टू द सुपीरियर, और बाकी के लिए तो सबऑर्डिनेट को खुद ही डिसीजन ले लेने चाहिए। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने चाहिए। इसी से ही क्या होगा, इफेक्टिव डेलीगेशन हो पाएगा। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैनेजर को फॉलो करने चाहिए, ऑब्जर्व करने चाहिए, और ये प्रिंसिपल को यदि फॉलो करोगे तो डेलीगेशन तगड़ा हो पाएगा, इफेक्टिव हो पाएगा। पहला है फंक्शनल डेफिनेशन, जो जॉब आप सबऑर्डिनेट को दे रहे हो वो उसको ठीक तरीके से समझा दो। सेकंड, डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो अपने सबऑर्डिनेट से, वो चीज भी उसको क्लियर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड या बेंचमार्क जो आपने बना के रखा है काम के लिए वो सबऑर्डिनेट को क्लियर होना चाहिए। थर्ड है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी इनइफेक्टिव बना देता है सबऑर्डिनेट को और अकेला अथॉरिटी इररिस्पॉन्सिबल बना देता है सबऑर्डिनेट को, तो दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। सुपीरियर ही 100% रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमेशा ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटेबल जरूर होना चाहिए सबऑर्डिनेट, उसको जो भी उसको काम असाइन और ड्यूटी देते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, एक सबऑर्डिनेट का सिर्फ
एक सुपीरियर होना चाहिए। एक सुपीरियर के अंदर भले 100 सबऑर्डिनेट हो वो चलेगा, लेकिन हर सबऑर्डिनेट के पास सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, यानी हर सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। एक से ज्यादा बॉस होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, यानी उसकी अथॉरिटी कितनी है सबऑर्डिनेट को वो क्लियर तरीके से उसको समझा देना चाहिए। फिर जो भी काम उसके पाले में है वो खुद करे, और जो भी काम उसके पाले के बाहर है, उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर है, तो वो चुपचाप आके सुपीरियर को बता दे। और यही चीज एक्सटेंड करके नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखी हुई है। तो इसी के साथ हमारे 7 पॉइंट होते हैं समाप्त। सो अभी तक जो पढ़े उसको ठीक तरीके से रिवाइज कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो ही आपको नेक्स्ट टॉपिक ठीक तरीके से समझ में आएगा।